हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस ऑफिशियल के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। एक और नया सेशन है, इम्पोर्टेंट सेशन है। ऑफलाइन बैचेज स्टार्टेड है, ठीक है। जो इंटरेस्टेड है अपने आप को इनरोल कर सकता है और थंबनेल पे सारी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल का सेशन भी इम्पोर्टेंट था जो आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन है तो उस सेशन को भी शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर भी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। डेली अपलोडेड वीडियो होती हैं डेली, ठीक है। और सारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, सही है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि द हार्मोनिक्स कंपोनेंट ऑफ द जनरेटर ईएमएफ विल बी मोर इन अल्टरनेटर। मतलब अल्टरनेटर में जो उत्पन्न ईएमएफ होता है जो कि एसी बनाता है, कोई दिक्कत नहीं, एसी ईएमएफ होता है, ठीक है। तो उसमें जो हार्मोनिक्स होता है किस वाले में ज़्यादा होता है, किस वाइंडिंग में, किस कॉइल में जो अल्टरनेटर ये जनरेट करेगा तो उसमें ईएमएफ अधिक होगा, शॉर्ट पिच वाले कॉइल में या लॉन्ग पिच वाले में या फुल पिच वाले में या इनमें से कोई नहीं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस में होता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं होता है शॉर्ट पिच एक लॉन्ग पिच होता है। अगर लॉन्ग पिच देखिए, पहले शॉर्ट पिच की बात करते हैं कुछ, तो होती है हमारी कितनी 180 डिग्री होती है, वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और एक स्लॉट प्रत्येक पोल के अंदर आता है, ठीक है। और ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 180 से डिग्री से कम होती है और वैल्यू भी 1 से कम होती है, स्पैन की जो वैल्यू होती है, ठीक है। और इसमें जो जनरेटेड ईएमएफ होता है वो फुल पिच ईएमएफ की तुलना में कम होता है, ठीक है। और इसका आंसर यही सही होगा क्योंकि ईएमएफ तो कम होता है मगर साथ ही साथ क्या करता है, हार्मोनिक्स भी ये कम करता है, ठीक है। शॉर्ट पिच कॉइल क्या करता है, ईएमएफ की में जो हार्मोनिक्स होता है उसको कम करता है, ईएमएफ कम बनता है और इसमें कॉपर की सेविंग होती है, ठीक है। कॉपर की बचत होती है, यानी कंडक्टर की बचत होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 21 का क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व किसके बीच का संबंध दर्शाता है, सही है। जब वी कर्व की बात करते हैं तो जब वी कर्व की बात करते हैं तो ये हमेशा हमको पता है कि वी कर्व कैसे बनता है। तो सच वी कर्व बनता है ये रहेगा वी कर्व, कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर रहता है, मोटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर होता है, इधर लीडिंग होता है, इधर लैगिंग होता है, ये हमारा होता है आर्मेचर करंट और ये हमारा होता है फील्ड करंट। तो किसके किसके बीच में बनाया जाता है, तो सर आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में खींची जाती है, ठीक है। और अगर यही उल्टा कर देंगे यानी इन्वर्टेड वी कर्व यानी उल्टा वी कर्व की बात करेंगे तो वो पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में खींची जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखें तो इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग, क्राउलिंग मतलब क्या होता है कि रेंग रेंग कर चलना, ठीक है। मतलब नॉर्मल स्पीड जो थी उसका n/7 चलना, सही है। अगर 7th हार्मोनिक्स होगा तो n/7 हो जाएगा, 5th हार्मोनिक्स होगा तो n/5 हो जाएगा, ये जो स्पीड है हमारी। तो क्राउलिंग किसके कारण होती है, तो फिर क्राउलिंग इंडक्शन मोटर में होती है। उसमें क्या होता है, स्पीड बहुत कम हो जाती है और फ्रिक्वेंसी उतने ही गुने अधिक हो जाती है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, तो सर ये हमारा होता है मोटर में जो हार्मोनिक्स डेवलप होता है उसके कारण, ठीक है। इंडक्शन मोटर में जो हार्मोनिक्स आता है उसके कारण होता है। और हार्मोनिक्स की भी बात करें तो कौन सी हार्मोनिक्स, तो हार्मोनिक्स की बात करेंगे तो एक हार्मोनिक्स का नाम है स्पेस हार्मोनिक्स, ठीक है। स्पेस हार्मोनिक्स के कारण क्या होती है, हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग होती है और एक कॉगिंग होती है। तो कॉगिंग किसके कारण होती है, जब नंबर ऑफ स्लॉट स्टेटर और पोल दोनों के बराबर हो जाते हैं तब कॉगिंग हो जाती है। उसमें क्या होता है, रोटर घूमता ही नहीं है, ठीक है, लॉकिंग टेंडेंसी आ जाती है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी का रेशियो क्या होता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। आइसोलेशन का देखो कुछ फ़ायदा तो वैसे नहीं होता है, जब टर्न अवाई है तो ना स्टेप अप के लिए प्रयोग हो सकते हो ना स्टेप डाउन के लिए, 100 इधर भी है 100 उधर भी है, तो क्या स्टेप अप क्या स्टेप डाउन। मगर एक फ़ायदा उससे हो जाता है
कि तुम्हारे इस साइड की जो सर्किट होती है, इस साइड की जो सर्किट होती है और जो इस साइड की सर्किट होती है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, आइसोलेट हो जाती है। क्या हो जाती है, एक दूसरे से आइसोलेट हो जाती है। ना इधर दिखता है ना इधर, ना इधर की चीज़ें इधर आएंगी ना इधर की चीज़ें इधर जाएंगी, तो एक दूसरे से एकदम संपर्क अलग हो जाता है, यानी एक तरीके से आइसोलेट हो जाता है। आइसोलेट का मतलब तो पता ही है, कोरोना काल में क्या हो रहा था, एकदम अलग कर दो उससे। सही है ना, तो 1:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग टॉर्क और नॉर्मल टॉर्क का संबंध कितना होता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क का अनुपात कितना होता है। देखो, पावर की बात करें तो पावर तो हो जाती है 1:3। पावर कितनी जाती है, 1:3। और ये टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क कितनी जाती है, 1/√3। कितनी जाती है, 1/√3 हो जाती है। सही है, इसको याद रखना है, ये मेमोरी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या दिया है, स्टार्टर में स्टार्टिंग टॉर्क और नॉर्मल टॉर्क का अनुपात। अच्छा देखिए, अगर ऐसे करें तो करंट का अनुपात कितना होता है, 1:3। पावर कितना होता है, अच्छा करंट इतना होता है, पावर भी इतना, तो टॉर्क, हाँ ठीक है, 1:3 होगा जी। कितना होगा, 1:3। सही है, 1:3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसको याद रखना है। तो कन्फ्यूजन हो गया था, हम स्टार डेल्टा रेसिस्टेंस लेके करने लगे थे, तो उससे आंसर नहीं आएगा। क्या बोला है, देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत ऑफलाइन में बहुत बार ऐसा न्यूमेरिकल दिए हैं, क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकल पूछा था और ये सब सारे पूछे गए ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज के इंडक्शन मोटर की स्लिप कितनी है, तो रोटर का ईएमएफ फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। रोटर पूछा है, तुमको पता है रोटर की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, FR = S/F। स्लिप कितनी है सर, 4%, यानी 4/100 हो जाएगा ना, परसेंट में दिया है तो। फ्रिक्वेंसी कितनी है सर जी, 50 है। इसको काट देते हैं, इसको काट देंगे, कितना हो गया, 2 हो गया, 2 से इसको काट दे 2, कितना सर आया हमारा, सर 2 हर्ट्ज सही आंसर हो जाएगा। और ये फार्मूला जरूर याद रखना, एफ आर S/F, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सही है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर का अधिकतम टॉर्क निर्भर करता है, मैक्सिमम टॉर्क, फार्मूला पता है, S = R2/S2। ठीक है, तो किस पे निर्भर करता है सर, रोटर रेसिस्टेंस पे निर्भर करता है। किस पे, रोटर रेसिस्टेंस पे, इसको याद रखना है। ठीक है, रोटर रेसिस्टेंस पे निर्भर करता है। कब, जब मैक्सिमम टॉर्क पे, जब पूछता है कि मैक्सिमम टॉर्क पे स्लिप का मान क्या हो जाता है, तो सर उस समय क्या हो जाता है हमारा, R2 = X2 हो जाता है, क्योंकि स्लिप की वैल्यू 1 हो जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर जी हमको मैक्सिमम टॉर्क कब प्राप्त होता है, जब मोटर रुकी हुई हो, जब मोटर स्टॉप हो, तभी हमको मैक्सिमम स्पीड प्राप्त हो सकती है। सही है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, रोटर रेसिस्टेंस होगा, फ्रिक्वेंसी नहीं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी कोई लेना देना नहीं, रेसिस्टेंस। चलो, निम्न में से किस मोटर का पावर फैक्टर अधिकतम होगा, किसका पावर फैक्टर अधिकतर होता है जी, सराजे मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, सैडिड पोल मोटर या कैपेसिटर रन। तो इसमें कोई पूछने की बात है सर। अधिकतम टॉर्क की बात करें तो कैपेसिटर स्टार्ट की सबसे अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क होती है, जो कि अभी चल रहा है हमारे ऑफलाइन बैच में, ये सिंगल फेज ही चल रहा है। ठीक है, और पावर फैक्टर की बात करें तो कैपेसिटर रन की पावर फैक्टर सबसे अधिक होती है, किसकी, कैपेसिटर रन की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, आंसर कैपेसिटर रन। ठीक है, कैपेसिटर रन इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ गया, कैपेसिटर रन, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
हाँ, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये टारबाइन है, ये टरबाइन है, स्पेलिंग गलत है, टरबाइन होता है, TURBIN। कार्बन वाले पानी की हार्डनेस कैसे दूर की जाती है, कैसे दूर करते हैं, तो सर सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन तो सर बालू वाली प्रक्रिया होती है, बालू को पानी से अलग करना कहलाता है, ठीक है। डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेशन का प्रयोग करते हैं, और साधन जिसको बोलते हैं उसका प्रयोग करके करते हैं। सोडा ट्रीटमेंट जो हो जाएगा वो सही है, क्योंकि नॉन कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट को एक तरीके से चूना भी बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बोल देते हैं, तो उसमें सोडा का प्रयोग किया जाता है, तो सोडा ट्रीटमेंट हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या सही आंसर हो जाएगा, सोडा ट्रीटमेंट, ठीक है, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हार्डनेस यूज़ करते हैं, तो सोडा ट्रीटमेंट से दूर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है जी, प्रेसि रेसिस्टरेटर नहीं है, प्रेसिपिटेटर, PRECIPITATOR, इसका मतलब समझते क्या होता है, चिमनी के अंदर क्या होता है, धुआं निकलती है, तो उसमें क्या करते हैं, हम दो प्लेट लगा लेते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो हाई वोल्टेज की होती है, ठीक है। उस पर जो भारी कण होते हैं, क्योंकि वो आयनित होते हैं गर्मी के कारण, वो क्या होते हैं, उस पर चिपक जाते हैं, और जो हल्की गैसें होती हैं, जो हल्की धुआं वाली होती है, हल्की कण वाली होती है, वो बाहर निकलता है, ठीक है। यानी एक तरीके से करें तो क्या करता है, ये हमारे वातावरण को शुद्ध रखने के लिए भारी भारी कणों को, जो कोयले की राख की होती है, वो नीचे अपने अंदर चिपका लेता है। तो वो बनी किसकी होती है, तो सर ये बनी होती है पिरामिडल के आकार की, किसकी, पिरामिड के आकार की बनी होती है, ठीक है, याद रखना पिरामिड आकार, इसको बोलते हैं पिरामिडिकल शेप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा, सही है। पावर प्लांट के कूलिंग टावर के का उद्देश्य क्या है, पावर प्लांट में कूलिंग टावर का उद्देश्य क्या है, कूलिंग टावर क्या करता है पावर प्लांट में, क्या करेगा, पहला बॉयलर को कूलिंग टावर, कूलिंग वाटर प्रदान करने के लिए, बॉयलर को वाटर को कूलिंग वाटर, बॉयलर को तो गर्म पानी फीड वाटर से इग्नोमाइजर से थोड़ा गर्म करके देते हैं, तो पहला तो गलत हो जाएगा, पहला एकदम गलत है। दूसरा, फ्लू गैस के तापमान को घटाने के लिए, फ्लू गैस का तापमान घटाने के लिए कूलिंग टावर। तीसरा, फर्नेस को ठंडा हवा प्रदान करने के लिए, फर्नेस को ठंडा हवा प्रदान करने के लिए नहीं, अगला लास्ट देखते हैं। हाँ, कंडेंसर में स्टीम को कूलिंग करने हेतु, क्योंकि कंडेंसर में क्या होता है, हमको कूलिंग करने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं सर, वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं कूलिंग टावर का। क्या करते हैं सर, वहाँ पे कूलिंग टावर का प्रयोग करते हैं, यानी कंडेंसर में स्टीम को ठंडा रखने के लिए हम कूलिंग टावर का प्रयोग करते हैं, सही है, इसको याद रखना, और बाकी सारी बकवास दिया हुआ था। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की स्पीड घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो हम बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि सर जी उसमें डिफ्यूजन तो होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन तो होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, मगर कंट्रोल रूप से, ठीक है, कंट्रोल होता है, ये नहीं कि चाहे जितना मन करे उतना हो जाए, होता है विखंडन मगर कंट्रोल रूप से। ईंधन के रूप में यूरेनियम 235, ठीक है, प्रयोग करते हैं। इसमें
किसका प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में? तो मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं मॉडरेटर का। किसका? मॉडरेटर का प्रयोग करते हैं, जो कि किसका बना होता है सर? ये हमारा बना होता है मॉडरेटर आपका, हाँ, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट की रॉड होती है, ठीक है। कंट्रोल रॉड में कैडमियम बोरॉन की छड़ होती है, मॉडरेटर में हम ग्रेफाइट या फिर D2O का प्रयोग कर लेते हैं। अधिकतर ग्रेफाइट का करती है, नहीं तो फिर किसका प्रयोग कर लेते हैं? D2O, जिसको कि भारी जल बोलते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा, मंदक के रूप में, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में निम्न में से कौन सा क्लैडिंग मटेरियल है? ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में निम्न में से कौन सा क्लैडिंग मटेरियल है? ठीक है ना, क्लैडिंग मटेरियल है। चार ऑप्शन देखते हैं, क्या दिया है? भारी जल, ऑर्गेनिक लिक्विड, बोरॉन या फिर मैग्नीशियम। क्या होता है क्लैडिंग मटेरियल? ठीक है, क्लैडिंग मटेरियल मतलब एक तरीके से जो रिएक्शन हो रहा है सही है, मगर उसको कंट्रोल लूप से कराए, उसको क्लैडिंग मटेरियल कहते हैं। और किसका बना होता है? ये बोरॉन का बना होता है। सही है ना। चलो आगे देखते हैं। ये देखो इंग्लिश में है, ना समझ में आए इसलिए आगे चलते हैं। सही ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको लगाने का देखो तरीका, फार्मूला बता देते हैं। क्या पूछा है कि एक उत्पादन में कनेक्टेड लोड इतना है, मैक्सिमम डिमांड इतना है और जनरेटेड यूनिट इतना है। तो क्या पूछा है? लोड फैक्टर। देखो लोड फैक्टर बराबर होता है लोड फैक्टर कनेक्टेड लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। कनेक्टेड लोड कितना है सर? 4500 मेगावाट, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड कितना है? इतना है। तो बस कर देते हैं, लोड ही फैक्टर पूछा ना, लोड फैक्टर पूछा। कनेक्टेड लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड होता है, तो कनेक्टेड लोड दे दिया है, अपॉन मैक्सिमम डिमांड है, निकाल देना जो वैल्यू आएगी, ठीक है। सही है ना, कनेक्टेड लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, लोड फैक्टर बराबर, और आराम से तुम्हारा निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ गया? अगला क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा नीचे है। प्लांट कैपेसिटी किस पर निर्भर करता है? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर किस पर निर्भर करता है? तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, PCS से दिखाते हैं। सम ऑफ इंडिविजुअल लोड अपॉन सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। यानी प्रत्येक पे कितना इंडिविजुअल लोड है वो लग दिए, ठीक है, अपॉन पावर प्लांट पे कितना मैक्सिमम डिमांड है उसको लिख दिए, वो तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। यानी सम ऑफ इंडिविजुअल लोड, यानी जो ऑप्शन नंबर 3 पर पढ़ो, क्या लिखा है? सैमुलटेशन मैक्सिमम डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर, उसको ले लिए, अपॉन सब पे नॉर्मल कितना है मैक्सिमम डिमांड, उसकी बात करके सबको जोड़ दोगे और उसका एवरेज निकालोगे, तुम्हारा निकल जाएगा क्या? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है। सम ऑफ इंडिविजुअल लोड, यानी इंडिविजुअल सबका, प्रत्येक का खुद का लोड नॉर्मल कितना रहता है वो, अपॉन कितना मैक्सिमम डिमांड रहता है, उन सबका जोड़कर बाकी उन सभी को आपस में रेशियो निकाल दोगे, यानी अनुपात कर दोगे, बट्टे कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर प्लांट का मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है 15 मेगावाट है, लोड फैक्टर इतना है, प्लांट फैक्टर इतना है, तो ऑपरेटिंग रिजर्व कितना होगा? ऑपरेटिंग रिजर्व कितना होगा? ठीक है, तो देखो 50 × 40 है, 50 × 40 बटे
इसको परसेंट को चेंज कर देना, ठीक है। परसेंट में चेंज करके गुणा करके इसका उतना परसेंट निकाल देना, तुम्हारा निकल के चला आएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला जैसे 100 है, ये कर दिए, फिर 15 मेगावाट का निकाल देना, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग रिजर्व निकल के चला आएगा। सही नहीं, ये सब फॉर्मूले हैं, बस फॉर्मूले याद रखोगे तभी हो पाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं होता सर जी, इसका फॉर्मूला बता देते हैं। शॉर्ट सर्किट एमवीए पूछा है तो बेस केवीए या जिसको रेटेड केवीए बोलते हैं, ठीक है, रेटेड केवीए इंटू 1 पर यूनिट इम्पीडेंस या पर यूनिट रिएक्टेंस जो भी है, या पर रिएक्टेंस जो भी नॉर्मल उसको रख देना, ठीक है। परसेंटेज रख दोगे, आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। रेटिंग कितनी दी हुई है, 66 के भी बते 400 वोल्ट दी हुई है, रिएक्टेंस इतना दिया हुआ है। बेस निकाल लोगे, बेस कैसे निकालते हैं, पर यूनिट की बात करो तो एक्चुअल अपॉन बेस करके निकाल लोगे। जो शॉर्ट सर्किट एमवीए है वो तुम्हारा फाइनल वैल्यू निकल के चला आएगा। शॉर्ट सर्किट के भी का एक फॉर्मूला, बेस के वी अपॉन पर यूनिट जेड इंटू 100 नहीं लगा, इंटू 100 ये लगा दोगे, आंसर हो जाएगा, सही ना। बेस ये रिएक्टेंस कितना दिया है एक्सल, उसको पर यूनिट रिएक्शन कर, अरे इंटू अपॉन परसेंटेज रिएक्शन लिख के गुणे 100 कर लो। इसको चेंज मत करना, 5% को 5% ही रहने देना, ठीक है। इसको नहीं कि परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते, रख के वैल्यू निकालोगे आ जाएगा, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट ब्रेकर को प्रति पोल प्रति फेज का कार्य द नंबर ऑफ का कार्य यानी द नंबर ऑफ पर फेज ब्रेकर जिस फंक्शन ऑफ, यानी यही अच्छा वो नीचे इंग्लिश में लिखा ऊपर हिंदी है। सर्किट ब्रेकर का प्रति पोल प्रति फेज का कार्य क्या होता है, क्या कार्य होता है, हमें ये करंट को चॉप करना है, ऑपरेटिंग वोल्टेज, पावर फ्रिक्वेंसी या रिकवरी वोल्टेज। तो प्रति पोल प्रति फेज क्या होता है, करंट टू बी चॉप्ड, मतलब उसका नाम सुने हो, क्या बोलते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में करंट चॉपिंग होता है, किसी कारण रेजिस्टेंस स्विचिंग के कारण, ठीक है, जो कि उसको दूर करने का काम करता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोल्स पर फेज ऑफ ब्रेक पर पोल पर फेज ऑफ ब्रेकर इस फंक्शन किसका होता है, तो सर ये होता है उसमें जो आर्किंग होता है, आर्किंग को कम करने के लिए जो चॉपिंग करके करंट को कम करते हैं, जो कि नेचुरल करंट 0 आनी चाहिए, उसी को करने के लिए हम करंट टू बी चॉप्ड होता है। सही है, आज का लेवल तो सबसे मस्त रहा होगा, ठीक है। बहुत लोग बोले सर जी लेवल लाओ लेवल लाओ लेवल लाओ, लेवल आ गया, ठीक है। इस लेवल से इजी रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा, या फिर होगा तो बहुत करेगा तो 150 में से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तुमको, ठीक है, केवल 10 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, सही है। तो आई होप सेशन पसंद आया होगा, बहुत लोगों की झुर्झुरी छुट्टी होगी, ठीक है। सेट ऐसा होना चाहिए कि जिसकी झुर्झुरी एकदम छुड़ी है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।